गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, केवल जो भी आज पढ़ाएंगे वो केवल जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को समझने वाला कुछ विशेष नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हम आपको याद करने में हेल्प कर सकते हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर का नाम है संचार प्रणाली। ये मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली को नॉर्मल भाषा में हम बात करें आप लोगों से तो संचार प्रणाली मतलब एक ऐसी सिस्टम जो बातचीत करने का सिस्टम है। एक आदमी का बात दूसरे जगह पहुंचाने का सिस्टम है, बातचीत करने का जो सिस्टम है। और बातचीत करने के जितने भी सिस्टम हैं वो सब के सब संचार प्रणाली के अंदर में आते हैं। बातचीत करने के जितने भी सिस्टम हैं वो सब के सब संचार प्रणाली में आते हैं, संचार प्रणाली कहलाते हैं। चाहे आप चिट्ठी लिख के बात करें, फ़ोन कॉल करके बात करें, मैसेज से चैट करें, पेजर से मैसेज करें, टेलीग्राम से मैसेज करें, या आप जो भी आप कर रहे हो वो सब के सब, वीडियो कॉलिंग करके बात करें, ऑडियो कॉलिंग करके बात करें, ये जितना भी आप देख रहे हो वो सारा का सारा जो है संचार व्यवस्था के अंदर में आता है, संचार प्रणाली के अंदर में आता है। यानी एक जगह का मैसेज दूसरे जगह पहुंचाने का जो सिस्टम है वही हमारा संचार प्रणाली के अंदर में आता है। एक जगह का सिस्टम दूसरे जगह जो पहुंचाने का जो व्यवस्था है वही हमारा संचार प्रणाली के अंदर में आता है। संचार प्रणाली के 3 अवयव होते हैं, यानी बातचीत करने का जो सिस्टम आप बताए हमने आपको, संचार प्रणाली के 3 अवयव होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर, तीसरा होता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल बहादुर, सीधा सीधी बात करें तो एक होता है भेजने वाला, एक होता है रिसीव करने वाला, ग्रहण करने वाला, और एक जिसके माध्यम से होकर जाता है। जो भेजता है वो ट्रांसमीटर है, जो ग्रहण करता है वो रिसीवर है, और जिसके माध्यम से होकर गुजरता है वो संचार चैनल है। जो भेजता है वो ट्रांसमीटर है, जो ग्रहण करता है वो रिसीवर है, और जिसके माध्यम से होकर गुजरता है वो हमारा संचार चैनल हुआ। हम फ़ोन कॉल करते हैं तो हम यदि फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो मेरा ट्रांसमीटर हुआ, दूसरा कोई रिसीव कर रहा है रिसीवर हुआ, और हवा के माध्यम से होकर जा करके मेरी बातें पहुंचती हैं वो हमारा संचार चैनल हुआ। कोई भी सिस्टम में जो भेजता है वो ट्रांसमीटर, जो रिसीव करता है वो रिसीवर, और जिसके माध्यम से होकर गुजरता है वो हमारा संचार चैनल कहलाएगा। तो इस तरह से ट्रांसमीटर क्या है, तो केवल भेज दे उसको ट्रांसमीटर नहीं कहते। अब पॉइंट पर आते हैं हम लोग। केवल भेज दे उसको ट्रांसमीटर नहीं कहते, जो केवल ग्रहण करे उसको रिसीवर नहीं कहते। जो भेज दे केवल वो ट्रांसमीटर है नहीं, जो ग्रहण करे केवल वो रिसीवर है नहीं। बहादुर, समझने की जरूरत है। ट्रांसमीटर क्या है, तो किसी सूचना स्रोत से प्राप्त सूचना को, किसी सूचना स्रोत से प्राप्त सूचना को संशोधित करके जो भेजने योग्य बनाता है वो ट्रांसमीटर है। यानी केवल भेज देना ही ट्रांसमीटर का काम नहीं है, केवल भेज देना ही ट्रांसमीटर का काम नहीं है। पहले उसको भेजने योग्य बनाना है, पहले उसे भेजने योग्य बनाना है, और जब भेजने योग्य बना कर क्या भेजते हैं तो ट्रांसमीटर हैं आप। भेजने योग्य बना कर क्या भेजते हैं तो आप ट्रांसमीटर हैं। जो रिसीवर, जो अपने ओरिजिनल मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर है, दूसरे के मैसेज को रिसीव करे वो रिसीवर नहीं है, उसको हैकर कहते हैं। जो अपना मैसेज रिसीव करता है वही रिसीवर है, और जिससे हो करके जाता है वो संचार चैनल है। इसको आप नॉर्मल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपके घर में गांव पर गाय भैंस दूध देती है, और आपकी मम्मी दूध को निकाल करके और डायरेक्ट डब्बे में डालकर आपको आरा भेज दी। लेकिन जब वो दूध आपके पास आरा में पहुंचा तो कुछ गिर गया था, कुछ बर्बाद हुआ,
और आपने जब गर्म किया तो सब फट गया, यानी टोटल दूध बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर आपने वो सारी क्रियाएं की, भेजने का काम हुआ, ग्रहण करने का काम हुआ, सब काम हुआ, फिर भी यहाँ पर कोई ट्रांसमीटर कोई रिसीवर नहीं कहलाएगा। आप भी मम्मी को मना कर दीजिएगा कि नहीं मम्मी अब दूध मत भेजिए, सब बर्बाद हो जाता है। तब मम्मी क्या करती हैं, अगली बार दूध को गर्म करके पहले उसको उबालती हैं, उसको ठीक करती हैं, उसके बाद उसको एक डब्बे में विधिवत बंद करके, गिरे नहीं, टाइट कस करके पहले उसको भेजने योग्य बनाती हैं और तब उसको गाड़ी पर रख देती हैं, तब उसे गाड़ी पर रख देती हैं। वो गाड़ी वाला दूध को आरा लेकर के आता है और आप जाते हैं और गाड़ी पर से अपना कमंडल उतारते हैं, अपना डब्बा उतारते हैं। तो बहादुर मम्मी यहाँ पर दूध को उबाल करके पहले भेजने योग्य बनाई तो मम्मी ट्रांसमीटर हुई, गाड़ी वाला दूध लेकर आया, वो संचार चैनल हुआ, और आप जा करके अपना कमंडल उतारे तो आप रिसीवर हुए। दूसरे का कमांडर उतारिएगा तो आप चोर कहलाएंगे। संचार की भाषा में उसको हैकर कहते हैं। जो दूसरे का मैसेज उतारता है, जो दूसरे का मैसेज चुराता है, उसको हैकर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के एक संचार चैनल के 3 अवयव हैं, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर और एक संचार चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, जो सूचना स्रोत से प्राप्त सूचना को संशोधित करके पहले भेजने योग्य बनाता है और फिर प्रेषित करता है, भेजता है, वो ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर द्वारा भेजा गया सूचना सिग्नल जिस माध्यम से होकर के रिसीवर तक पहुंचता है, उस माध्यम का नाम है संचार चैनल। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, तार हो सकता है, हवा हो सकता है, आकाश हो सकता है। और रिसीवर जो सूचना स्रोत द्वारा ट्रांसमीटर द्वारा भेजा गया सूचना सिग्नल को संचार चैनल से उतारता है, ग्रहण करता है, वो रिसीवर है। इस प्रकार आपका जो है ट्रांसमीटर के संचार चैनल के संचार प्रणाली के 3 अवयव समाप्त हुए। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, छोटे छोटे कुछ पद हैं, उसके बारे में जानिए। जैसे पहला है ट्रांसड्यूसर। छोटे छोटे कुछ पद हैं जिसमें पहला है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर कुछ है नहीं, नॉर्मल सी बात है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा यंत्र है जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है, बस। ट्रांसमीटर एक ऐसा यंत्र है जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसमीटर ऊर्जा प्रवर्तक के रूप में काम करता है, एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल देता है। कोई भी एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलने वाला जो सिस्टम है वो ट्रांसड्यूसर है। एक ऐसा यंत्र जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है वो ट्रांसड्यूसर है। दूसरा है सिग्नल। सिग्नल बहादुर, सिग्नल आपके द्वारा भेजा गया सूचना का वैद्युत प्रतिरूप है। क्योंकि हम जब बोलते हैं, हम जब यहाँ से कॉल करते हैं तो मेरा डायरेक्ट साउंड आपके पास नहीं पहुँचता, मेरा डायरेक्ट साउंड आपके पास नहीं पहुँचता। वो मेरे द्वारा जो भेजा गया साउंड है पहले वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, उसको पहले भेजने योग्य बनाया जाता है, तब वो जाता है, वो सिग्नल जाता है। तो सिग्नल क्या है? तो सूचना स्रोत से भेजा गया सूचना का वैद्युत प्रतिरूप है। वैद्युत प्रतिरूप, इलेक्ट्रिक फॉर्म है वो। सूचना स्रोत से प्राप्त सूचना का वैद्युत प्रतिरूप है सिग्नल। सिग्नल। अगला जो आपका टर्म है बहादुर, शोर। शोर, शोर, नॉइज। ऐसे तो हम लोग शोर माने हाला गुला कहते हैं। शोर मतलब हाला गुला। कहीं भी कोई जाकर के हाला गुला कर रहा है तो शोर है। लेकिन सवाल है कि हाला कहते किसे हैं? समझने वाली बात है कि हाला कहते किसे हैं। हम हाला के बारे में जानेंगे तो हम लोग जानेंगे कि हाला गुला किसको कहेंगे, शोरगुल क्या है। तो हाला गुला बहादुर सोचने वाली चीज़ है कि हाला गुला होता क्या है। कुछ लोग कह देते हैं हाला गुला का मतलब तेज आवाज़। नहीं, तेज आवाज़ हाला गुला नहीं है। शॉर्ट में डायरेक्ट बोले बहादुर, यदि कोई ऐसा साउंड हो रहा है जो अनावश्यक है, कोई भी साउंड जो अनावश्यक है, जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और बीच में कोई बेवजह सवाल पूछना शुरू कर दे, ऐसा सवाल जो यहाँ पर निरर्थक है, इसका मतलब वो हल्ला कर रहा है।
यदि हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ाई के दौरान में कोई बेवजह सवाल पूछना शुरू कर दे, बेवजह बोलना शुरू कर दे, तो समझिए कि वो शोर कर रहा है, वो नॉइज कर रहा है, वही हल्ला गुल्ला है। मंदिर में कोई जाके पूजा कर रहा है और वहाँ पर कोई जाके गाना बजाना शुरू कर दे तो गाना बजाना भी शोरे हुआ। और यदि कोई डांस प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ गाना बज रहा है और वहाँ कोई जाके घंटी बजाना शुरू कर दे तो उसको भी शोरे कहेंगे। कुल मिलाकर शोर का मतलब जो अनावश्यक है। अब मंदिर में घंटी जरूरी है और वहाँ पर आके बाजा बजा रहे हैं तो शोर है। जहाँ पर बाजा बजना जरूरी है वहाँ पर आप घंटी बजा रहे हैं तो भी शोर है। घर में कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर आप ला करके घंटी बजाना शुरू कर दे तो अभी शोर है। शोर का मतलब जो अनावश्यक ध्वनि है वो शोर है, हल्ला गुल्ला है। लेकिन यहाँ पर संचार में शोर क्या है? संचार में शोर किसको कहेंगे? तो यहाँ पर ध्वनि नहीं बहादुर कहता है कि संचार चैनल से होकर गुजरते समय, संचार चैनल से होकर गुजरते समय भेजी गई सूचना सिग्नल में, संचार चैनल से होकर गुजरते समय भेजी गई सूचना सिग्नल में बहुत सारी अनावश्यक सिग्नल मिल जाती हैं। संचार चैनल से होकर गुजरते समय भेजी गई सूचना सिग्नल में बहुत सारे अनावश्यक सिग्नल मिल जाती हैं, सिग्नल जुड़ जाती हैं। उसी को हम शोर के नाम से जानते हैं, नॉइज के नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी हम लोग फ़ोन करते हैं किसी के यहाँ तो हम लोग हेलो हेलो बोलते हैं, उधर से कभी कभी आवाज़ काँव कुची आता है, क्लियर स्पष्ट आवाज़ नहीं आता है तो हम लोग कहते हैं कि रोका ना, फिर से काट के करो तनी। तो पहली बार क्या हो गया था? तो आपके साउंड में कोई अनावश्यक ध्वनि शामिल हो गई थी, अनावश्यक सिग्नल शामिल हो गया था जो शोर हो रहा था। फिर जब आप काट कर कॉल करते हो तो अबरी बार साफ आता आवाज तक, हाँ अबरी बार क्लियर आवता, मतलब अबरी बार शोर शामिल नहीं हो पाया। यानी ट्रांसमीटर द्वारा भेजी गई सूचना सिग्नल में संचार चैनल से होकर गुजरते समय जो भी अनावश्यक ध्वनि शामिल हो जाती है वही हमारा शोर है, वही हल्ला गुल्ला है, वही नॉइज है। अगला जो हमारा टर्म हम बात कर रहे हैं, छीणता। छीणता, एटेन्यूएशन, छीणता। बहादुर छीणता क्या है? कभी कभी आप नोटिस करिएगा जब आप फोन कीजिएगा ना तो आदमी सामने वाला कहता है कि बड़ा आवाज़ धीरे धीरे आवता। जब आप फोन करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि थोड़ा तेज बोलिए, धीरे धीरे आवाज़ आ रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अब कितना तेज बोली, अब कितना चिल्लाएंगे, अब तो चिल्लाता नहीं। तो कहने का मतलब जब तेज बोल रहा है फिर भी आपको कम क्यों सुनाई दे रहा है? उसकी साउंड में कमी आ गई है, उसके सिग्नल में छीणता आ गई है। फिर आदमी कहता है कि रोका तो काट के करता नहीं। फिर जब अभी कॉल काट कर करता है तो दोबारा साउंड अब सुनाई देता होगा, हाँ अब के ठीक सुनाई देता। यानी कहने का मतलब हुआ कि संचार चैनल से होकर गुजरते समय, संचार चैनल से होकर गुजरते समय सूचना सिग्नल के तीव्रता में आने वाली कमी को ही छीणता कहते हैं। संचार चैनल से होकर गुजरते समय सूचना सिग्नल में आने वाली कमी को ही, आने वाली हरास को ही छीणता कहा जाता है। संचार चैनल से होकर गुजरते समय, संचार चैनल से होकर गुजरते समय सूचना सिग्नल की तीव्रता में आने वाली कमी को ही हम छीणता के नाम से जानते हैं। आने वाली कमी को ही हम छीणता कहते हैं। अगला जो आपका टर्म है वो थोड़ा सा समझिएगा। 3 टर्म को हम एक साथ समझाएंगे। अगला जो टर्म है 3 टर्म को एक ही साथ बताएंगे। प्रवर्धन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। प्रवर्धन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये तीनों को एक साथ समझिएगा। प्रवर्धन को एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन। इसको आप ऐसे समझिए, दशहरा के छुट्टी में मेरा एक रिलेटिव मेरे घर आया था। कोई रिलेटिव मेरे घर आए थे दशहरा की छुट्टी में, और 2-4 दिन 10 दिन जब मेरे यहाँ रहे हो तो उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। बात को समझिए, एग्जाम्पल को। दशहरा की छुट्टी में मेरे यहाँ कोई रिलेटिव आए थे और
छुट्टी में उनका तबीयत मेरे यहाँ बहुत खराब हो गया, तो अब तो उनको उनके घर भेजना पड़ेगा। जो मेरे रिलेटिव आए थे उनको हम अब उनके घर भेजेंगे। तो उनके घर भेजने के दो साधन है, दो तरीका है। एक, हम उनका दवा बीरो करा करके यहाँ पर पहले ठीक कर दे, इलाज करा कर ठीक कर दे, और तब उनको भेज दें, इलाज करा कर ठीक कर दे, और फिर उनको गाड़ी धरा दे चले जाएंगे। एक तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका ये हुआ कि हम उनका इलाज नहीं कराएं, जितना बीमार है जैसे वैसे ही रहे, 2 आदमी साथ में भेज दें और कहें कि ले जाओ उनका छोड़ा हुआ घर है। ज़्यादातर आज के समाज में ऐसे ही लोग मिलते हैं, ज़्यादातर आज के समाज में ऐसे ही लोग मिलते हैं। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ जो है कोई व्यक्ति रिलेटिव आए हैं, हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आए हैं, वो रिलेटिव को हम गाड़ी, मैंने उनका, मेरा तबीयत ख़राब हो गया उनके यहाँ, उनका मेरे यहाँ जब आए तो तबीयत ख़राब हो गया, तो उनको भेजना है उनके घर। तो भेजने के 2 तरीका है। एक, उनका इलाज करा करके ठीक कर दे, एक उनका इलाज करा करके उनको ठीक कर दे और तब हम भेजें। इलाज करा के हम ठीक कर दे, उसके बाद भेजें, अपने आप भेज दे इलाज करा करके। और दूसरा तरीका है कि हम किसी व्यक्ति को साथ में लेकर के भेज दे और उनको पहुंचा दे। तो बहादुर समझने की कोशिश करिएगा, जब उनका इलाज करा करके उनको मजबूत करके आप भेजते हो, जब उस व्यक्ति को इलाज करा के उनको मजबूत करके भेजते हो, तो ये क्रिया प्रवर्धन कहलाती है। जब आप उनको इलाज करा करके उनको मजबूत करके भेजते हो तो ये क्रिया प्रवर्धन कहलाती है। और जब किसी के साथ भेज देते हो कि ले जाइए इनको पहुंचा दीजिए, तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। और जब उनके घर वाले, जब आपके यहाँ से 2 व्यक्ति उनको लेके गए पहुंचाने, और जब उनके घर वाले उनको जब रिसीव करते हैं आपसे, तो ये डीमॉड्यूलेशन है। फिर समझिएगा, जब हम उनको इलाज करा के उनको ठीक करके मजबूत करके भेजते हैं, जब हम उनको इलाज करा के उनको ठीक करके मजबूत करके भेजते हैं, तो प्रवर्धन है। यदि किसी व्यक्ति के साथ भेज देते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के साथ भेजते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के साथ उनको भेज देते हैं कि ले जाइए इनको पहुंचा दीजिए, तो ये क्रिया जो है मॉड्यूलेशन है, ये क्रिया मॉड्यूलेशन है। और जब हम उनके घर वाले उनको आपसे रिसीव करते हैं, तो ये क्रिया डीमॉड्यूलेशन है। यही हमारा एग्जाम्पल हुआ। अब हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है। बहादुर, दोनों में ही कमजोर सूचना सिग्नल है। कमजोर सूचना सिग्नल को दूर तक भेजना है, कमजोर सूचना सिग्नल को दूर तक भेजना है। तो कमजोर सूचना सिग्नल दूर तक अपने आप तो जाएगा नहीं, कमजोर सूचना सिग्नल दूर तक अपने आप तो जाएगा नहीं, कमजोर सूचना सिग्नल दूर तक अपने आप तो जाएगा नहीं। तो उसको भेजने के लिए 2 तरीके हैं। एक, उसका तीव्रता बढ़ा दीजिए, तीव्रता बढ़ा करके तो भेजिए। और दूसरा तरीका है, किसी वाहक तरंग पर, किसी ढोने वाले तरंग पर उसको चढ़ा दीजिए। समझ में नहीं आया? फिर इसको समझिएगा। जब हम लोग मान लीजिए किसी भीड़ में, मीटिंग में, सभा में हम बोलना चाह रहे हैं और पूरा जोर जोर से बोल रहे हैं, फिर भी मेरा साउंड पीछे नहीं जा रहा, तो हम लोग क्या करते हैं? माइक लगा लेते हैं। माइक का काम क्या है? जो हम लोग मशीन लगाते हैं, बॉक्स बड़ा बड़ा, उसका काम क्या है? आपका साउंड वही है, बस आपके साउंड की तीव्रता को बढ़ा देता है और वो साउंड सबके पास पहुंचता है। तो यही हमारा प्रवर्धन की क्रिया हुआ। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारा आवाज़ पीछे के लड़के के पास जाए और उसके पास आप फोन कर देते हैं, माइक में नहीं बोलते हैं, आप फोन कर देते हैं, तो यहां पर आपका साउंड की तीव्रता वही है जितना आपने बोला और उसको पहुंच गया, वहां यहां भी पहुंच गया। जब फोन करते हो तो भी आपका साउंड वहां पहुंच गया और माइक में बोले तो भी पहुंच गया। तो जो माइक में बोले वो प्रवर्धन है और जो फोन करके बोले वो मॉड्यूलेशन है। सीधा बात यही है। इसीलिए बहादुर, जो माइक वाला मशीन होता है उसको एम्पलीफायर कहते हैं। जो प्रवर्धन की क्रिया करता है उसको प्रवर्धक कहते हैं। जो एम्पलीफिकेशन की क्रिया करता है वो एम्पलीफायर है। वह यंत्र जो कमजोर सूचना सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए उसकी तीव्रता में वृद्धि करके भेजता है वो प्रवर्धक है और इस क्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। और कमजोर सूचना सिग्नल को
दूर तक भेजने के लिए उच्च आवृत्ति के किसी वाहक तरंग पर अध्यारोपित कर देते हैं। कमजोर सूचना सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो यह आपका मॉड्यूलेशन हुआ। कमजोर सूचना सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए उसकी तीव्रता में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है वो प्रवर्धन है, और जो यंत्र करता है वो प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है। और कमजोर सूचना सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए उसकी तीव्रता उसको उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की जो प्रक्रिया है वो मॉड्यूलेशन है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न आता है मॉड्यूलेशन और प्रवर्धन में अंतर क्या है? मॉड्यूलेशन और प्रवर्धन में क्या अंतर है तो समझने की कोशिश करिएगा। पहला अंतर यह है कि प्रवर्धन में साउंड की तीव्रता बढ़ जाती है। जितना तेज हम बोलते हैं उससे अधिक तेज सुनाई देता है सामने वाले को। और मॉड्यूलेशन में ऐसी बात नहीं है, जितना तीव्रता में बोलिएगा उतना ही तीव्रता में जाएगा। फोन में जितना तेज बोलिएगा उतना ही तेज वहाँ जाएगा। दूसरा अंतर यह है कि प्रवर्धन में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे साउंड की तीव्रता घटता चला जाता है। आप भी जानते हैं, पीछे जितना बाजा से दूर जाइएगा ना आपका आवाज़ कम होता चला जाएगा। लेकिन मॉड्यूलेशन में ये बात नहीं है। आरा फ़ोन कीजिए उतना ही साउंड सुनाई देगा, गांव पर फ़ोन कीजिए उतना ही तेज सुनाई देगा, दिल्ली फ़ोन कीजिए उतना ही तेज सुनाई देगा। मेरा कहने का मतलब हुआ कि मॉड्यूलेशन में तीव्रता में कमी नहीं आती है, दूरी के साथ साथ तीव्रता में कमी नहीं आती है। लेकिन प्रवर्धन में जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता कम हो जाती है। तीसरा अंतर, प्रवर्धन में ज़्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते हैं। मान लो बाजा लगा के तू कितना दूर साउंड भेज सकता, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितना दूर संभव उतना नहीं है बाजा लगा करके। लेकिन फ़ोन करके आप अपनी साउंड को ऑल वर्ल्ड में भेज सकते हैं। मॉड्यूलेशन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सब मॉड्यूलेशन ही है। यहाँ पर साउंड को आप किसी भी जगह पर भेज सकते हैं। तीसरा अंतर। चौथा अंतर यह है कि प्रवर्धन में रिसीवर की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, प्रवर्धन में रिसीवर नहीं चाहिए। मतलब हम माइक में बोलता नहीं तो तारा सुने खातिर माइक ना चाहिए, कान खाली रहे के चाहिए, ठीक ठाक सुनाए लगी। प्रवर्धन में रिसीवर की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉड्यूलेशन में हम यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं तो आपके पास भी फ़ोन होना जरूरी है, तब वहीं आप सुन पाइएगा। हम वहाँ टीवी में बोल रहे हैं तो आपके यहाँ भी टीवी होना चाहिए, तभी आप सुन पाइएगा। तो रिसीवर होना जरूरी है मॉड्यूलेशन में, लेकिन प्रवर्धन में रिसीवर होता नहीं है। प्रवर्धन में कोई रिसीवर नहीं होता। और आखिरी अंतर बहादुर, प्रवर्धन में जब हम यहाँ से किसी को बोल रहे हैं और यहाँ किसी लड़के के पास बोल रहे हैं तो बीच वाले सब कोई सुनेगा। माइक में जब बोलेंगे, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि पीछे वाले लड़के को कि आप क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं आप, तो बीच के सभी बच्चे भी सुनेंगे। लेकिन यदि हम यहाँ से फ़ोन करें, मॉड्यूलेशन की क्रिया करें और यहाँ से किसी लड़के के पास फ़ोन करके बोलते हैं पीछे वाले बेंच पर कि आप चुप हो जाइए, हल्ला कर रहे हैं, तो बीच वाले किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सर पीछे वाले लड़का से क्या बात किए हैं, सर पीछे वाले लड़के से क्या बात की है, पता भी नहीं चलेगा। यही हमारा मॉड्यूलेशन और प्रवर्धन में अंतर है। फिर से एक बार, प्रवर्धन में सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, मॉड्यूलेशन में सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि नहीं होती है। प्रवर्धन में दूरी के साथ तीव्रता घटती चली जाती है, मॉड्यूलेशन में दूरी के साथ तीव्रता में कमी नहीं आता है। प्रवर्धन में अधिक दूरी तक क्रिया नहीं की जा सकती, प्रवर्धन में अधिक दूरी तक सिग्नल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन मॉड्यूलेशन में कितना भी दूरी तक हम सिग्नल भेज सकते हैं। प्रवर्धन में रिसीवर की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूलेशन में रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है। प्रवर्धन में रिसीवर की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूलेशन में रिसीवर की ज़रूरत है। प्रवर्धन में बीच के माध्यम भाग लेते हैं, बीच के माध्यम को भी सुनाई देता है, लेकिन मॉड्यूलेशन में बीच के माध्यम भाग नहीं लेते, बीच के माध्यम को सुनाई नहीं देता है, बीच के माध्यम को सिग्नल नहीं मिलेगा। ये रहा प्रवर्धन और मॉड्यूलेशन में अंतर। अगला है परास। परास रेंज, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का एक रेंज होता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर का भी एक रेंज होता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के एक रेंज होता है कि कहाँ तक वो काम कर सकता है। जैसे आप तो बड़ा बड़ा लेवल मत समझिए, छोटा समझिए। जैसे कभी आप अपने सर को पढ़ाते हुए देखिएगा तो सर माइक लगा के पढ़ाते हैं, तो माइक में जो लगा के पढ़ाते हैं तो उसका तार मशीन से नहीं जुड़ा रहता है।
सर जो माइक लगाते हैं उसका तार मशीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता है, वो वायरलेस कनेक्ट है, बीच में वायर नहीं है। तो सर चलते रहते हैं फिर भी पढ़ाते रहते हैं, आवाज़ सुनाई देता है माइक में। तो क्या मतलब कितना भी दूर जाएंगे सर बोलेंगे तो सुनाई देगा आपको? नहीं, बहुत कुछ दूरी के बाद मशीन वो कैचे नहीं करेगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे वायरलेस एक माइक होता है, जो कहीं नाटक उटक के खेलते हुए देखे होंगे आप लोग, या कहीं सभा में बोलते हुए, वायरलेस माइक होता है। तो चलते रहता है, इसमें तार नहीं जुड़ा रहता है, फिर भी लोग बोलता है। तो बहादुर रेंज क्या है जिसकी हम बात करेंगे? जो एक माइक देखिएगा लेकर, कोडलेस माइक होता है जो लेकर बोलता है लोग, तो कितना भी दूर जाके बोलिएगा थोड़ी कवर करेगा। उसका भी एक रेंज है कि आप 10 मीटर दूर जा सकते हैं, 15 मीटर दूर जा सकते हैं, 20 मीटर दूर जाके बोलेगा तो कैच करेगा। तो बहादुर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का एक मैक्सिमम जो दूरी होती है कि कितना दूरी तक संभव ये कैच करेगा, वही हमारा रेंज है। आप घर में देखिएगा, आप फ़ोन करते हैं गांव में मम्मी के पास, और मम्मी से कहते हैं टावर नहीं खे, मम्मी कहती है टावर नहीं खे, तो फोनमा नहीं खे लागत। टावर नहीं खे का मतलब का? घरे टावर लगवाई बा? टावर नहीं खे मतलब घर तारा पता बा टावर तारा घर तो ही नहीं खे? नहीं, टावर नहीं खे का मतलब भइल कि रेंज में नहीं खी मम्मी। मम्मी भी टावर नहीं खे मतलब मम्मी रेंज में नहीं खी। आप कहते हैं मम्मी से छत पर मम्मी आ जी, तो आज जब छत पर जाती है तो फ़ोन पकड़ लेता है, तो इसका मतलब मम्मी रेंज में आ गई। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो मैक्सिमम दूरी है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की जो मैक्सिमम दूरी है, वही आपका रेंज कहलाता है, परास कहलाता है। यही आपका रेंज और परास है। अब हम बात करें यहां से बहादुर अगले, सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डिजिटल सिग्नल और दूसरा है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल जो जिसमें धारा या वोल्टता, वह सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टता समय के साथ परिवर्तित होते हुए, वह सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टता समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल 2 ही मान प्राप्त करता है। केवल 2 मान प्राप्त करता है। वह सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टता समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल 2 ही मान प्राप्त करता है, डिजिटल सिग्नल कहलाता है। और जो परिपथ डिजिटल सिग्नल उत्पन्न करता है उसे डिजिटल परिपथ कहते हैं। सिंपल समझिएगा, वह सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टता समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल 2 मान प्राप्त करते हैं, चाहे 2 कोई भी हो, 1 3 1 3 1 3 1 3 बस। तो 1 मिलेगा 3 मिलेगा उसको, 2 नहीं मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, केवल उसको 1 मिलेगा 3 मिलेगा। या तो हम 1 5, तो 1 मिलेगा 5 मिलेगा, बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। 10 15, तो 10 मिलेगा 15 मिलेगा, बीच वाला कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो वही कह रहा है कि वह सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टता समय के साथ परिवर्तित होते हुए केवल 2 ही मान प्राप्त करता है, डिजिटल सिग्नल है। और जो परिपथ डिजिटल सिग्नल उत्पन्न करता है उसे डिजिटल परिपथ कहा जाता है। दूसरा है एनालॉग सिग्नल। वह सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टता समय के साथ परिवर्तित होते हुए अपने महत्तम एवं न्यूनतम मानों के बीच सभी मान प्राप्त करता है। वह सिग्नल जिसमें धारा या वोल्टता समय के साथ परिवर्तित होते हुए अपने महत्तम एवं न्यूनतम मानों के बीच सभी मान प्राप्त करता है, वो एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल जो उत्पन्न करता है वो एनालॉग परिपथ है। इसको आप नॉर्मल भाषा में समझिएगा, आसान तरीका समझ में आ जाएगा। एक घड़ी होता है सुई वाला, एक घड़ी होता है भूकावा। तो जो सुई वाला घड़ी है ना, उस हर एक समय से होते हुए गुजरेगा, हर एक समय से होते हुए गुजरेगा। आपको देखना है तो देखिए, वो अलग बात है, देखने आ रहा है तो ठीक है, नहीं देखना है तो अलग बात है, लेकिन ये हर एक समय से होते हुए गुजरेगा लगातार। लेकिन जो भूकवा घड़ी है वो 5:01 के बाद दिखाएगा 5:02। अब वो 1.5 मिनट, 1.25 ये सब नहीं दिखाएगा समय, 1 से 2 नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट 5:01 से 5:02 या 5:01
फिर 2 सेकंड, लेकिन 1.5 सेकंड भी तो समय है ना, मिली सेकंड माइक्रो सेकंड जो समय है वो बीच वाला कड़ी नहीं दिखाता, डायरेक्ट दिखाता इसके बाद वो वाला। तो एनालॉग सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, तो जो महत्तम एवं न्यूनतम मानों के बीच सभी मान प्राप्त करता है वो एनालॉग है। डिजिटल सिग्नल जो अपने 2 ही मान प्राप्त करता है, महत्तम और न्यूनतम केवल 2 ही मान प्राप्त करता है, वो डिजिटल है। यानी कहने का मतलब समझने की कोशिश करिए एग्जाम्पल से कि डिजिटल सिग्नल में 0 और 5 प्राप्त कर रहा है तो केवल 0 और 5 प्राप्त करेगा, लेकिन एनालॉग सिग्नल में 0 और 5 प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब है कि बीच वाला भी सब प्राप्त करेगा, 1 2 3 4 सब। ये हुआ आपका एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जिसमें महत्तम एवं न्यूनतम मानों के बीच केवल 2 ही मान प्राप्त करता है, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जिसमें महत्तम एवं न्यूनतम मानों के बीच के सभी मान प्राप्त करता है वो एनालॉग सिग्नल है। इस प्रकार आपका सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर हुआ। सिग्नल 2 प्रकार के हैं, ये क्लियर हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तरंगों का संचरण। तरंगों का संचरण, संचरण माने चलना, तरंगों का संचरण, संचरण मतलब चलना। प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव, तरंगों का संचरण, तरंगों का चलना। बहादुर, तरंगों का चलना का मतलब सीधा सीधी बात करें तो ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक पहुंचना, सीधा बात यही है। तरंगों का संचरण का मतलब है ट्रांसमीटर एंटीना से चल के रिसीवर एंटीना के पास पहुंचना। तरंगों के संचरण का मतलब है ट्रांसमीटर एंटीना से चल के रिसीवर एंटीना तक पहुंचना। तो ट्रांसमीटर एंटीना से चल के रिसीवर एंटीना तक पहुंचने के 3 तरीके हैं। आसान भाषा में समझिए, तरंगों के अधिरोहण तरंगों का जो संचरण है वो 3 प्रकार से होता है। तरंगों का संचरण 3 प्रकार से होता है, यानी ट्रांसमीटर एंटीना से चल के रिसीवर एंटीना तक जाने के 3 रास्ते हैं। एक, ट्रांसमीटर एंटीना से निकला और धरातल से होते हुए रिसीवर एंटीना तक पहुंचा, यह हुआ हमारा भू तरंग संचरण। ट्रांसमीटर एंटीना से निकल के धरातल से होते हुए रिसीवर एंटीना तक पहुंचा, यह है भू तरंग संचरण। भू तरंग संचरण, यह जो संचरण की प्रक्रिया है बहुत कम दूरी में होती है, छोटी सी दूरियों में ही भेज सकते हैं आप, ज़्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते। जैसे कि आप फोन करते हैं, तार वाला जो कनेक्शन होता है वो वाला ही है, तार वाला जो कनेक्शन है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाएगा लेकिन धरातल से होते हुए जाएगा, पृथ्वी के सतह से संपर्क होते हुए जाएगा। दूसरा है ट्रांसमीटर एंटीना से निकला और आयन मंडल से परावर्तित होकर रिसीवर तक पहुंचा, आयन मंडल से परावर्तित होकर रिसीवर तक पहुंचा, यह है हमारा आकाश तरंग संचरण। आयन मंडल से परावर्तित होकर रिसीवर तक पहुंचा, आकाश तरंग संचरण। यह संचरण मध्यम दूरी तक पॉसिबल है, यानी न तो ज़्यादा कम और न ज़्यादा अधिक दूरी तक संभव है, मध्यम दूरी तक यह पॉसिबल है। यह जो संचरण की क्रिया है मध्यम दूरी तक संभव है। तीसरा है वह जिसमें ट्रांसमीटर एंटीना से निकला हुआ सिग्नल अंतरिक्ष से होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है। अंतरिक्ष से होते हुए, सैटेलाइट जिसमें भाग लेते हैं, इसमें वायर होता है, इसमें टावर होते हैं और इसमें सैटेलाइट होते हैं। अंतरिक्ष से होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है और यह लंबी दूरियों में कारगर होता है। फिर से एक बार, तरंगों के संचरण मतलब ट्रांसमीटर एंटीना से चल के रिसीवर एंटीना तक पहुंचना। ट्रांसमीटर एंटीना से चल के रिसीवर एंटीना तक पहुंचना। ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक जाने के 3 रास्ते हैं। एक, जमीन से होते हुए जाना, दूसरा आयन मंडल से परावर्तित होकर जाना, तीसरा अंतरिक्ष से होकर जाना। जो पृथ्वी से होकर जाएगा भूतरंग संचरण, आयन मंडल से परावर्तित होकर जाएगा आकाश तरंग संचरण, जो अंतरिक्ष से होकर जाएगा वो अंतरिक्ष तरंग संचरण। भू तरंग संचरण अत्यंत लघु दूरी में संभव है, छोटी दूरियों में ही संभव है, ज़्यादा दूरी तक नहीं हो सकता। आकाश तरंग संचरण मध्यम दूरियों में होता है। अंतरिक्ष तरंग संचरण
लंबी दूरियों में होता है। भू तरंग संचरण में तार भाग लेते हैं, तार से होता है। आकाश तरंग संचरण में टावर भाग लेते हैं और अंतरिक्ष तरंग संचरण में सैटेलाइट भाग लेते हैं। नॉर्मल भाषा में बोलें तो ये लोकल कॉल, ये एसटीडी और ये आईएसडी इंटरनेशनल कॉल। ये लोकल कॉल, एसटीडी, आईएसडी इंटरनेशनल कॉल, यही हमारे तरंगों का संचरण है। तरंगों का संचरण 3 प्रकार से होता है। अब यदि आप लोगों को यहाँ तक में से अभी तक हमको क्या क्या बताए, संचार प्रणाली के अवयव, उसके बाद कुछ शब्दावली, और उसके बाद हमने सिग्नल के प्रकार, और फिर संचार तरंगों का संचरण। अभी तक हमने आपको बताया संचार प्रणाली के अवयव, उसके बाद कुछ शब्दावली, कुछ छोटे छोटे परिभाषा, उसके बाद सिग्नल के प्रकार, और फिर तरंगों का संचरण। यदि यहाँ तक में से कोई प्रॉब्लम हो, किसी को दिक्कत हो, तो आप जो है वीडियो देख लीजिएगा, बार बार देखिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप अभी सवाल भी कर सकते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई और उसके परास के बीच रिलेशन। ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई और परास का रिलेशन, यानी कौन से एंटीना की हाइट कितना रहेगा तो कितना दूर तक उसका रेंज कवर होगा। जैसे हम लोग टावर गड़वाता है ना गांव देहात में, एक यहाँ टावर लगता है तो कितना दूरी पर एक और टावर होना चाहिए उस कंपनी का। एक टावर जो हमने यहाँ गाड़ा तो ये कितना, चारों तरफ कितना दूरी कवर करेगा, चारों तरफ कितना दूरी कवर करेगा ये टावर। फिर अगला टावर कितना दूरी पर होना चाहिए, आखिर एक पैमाना होता होगा ना, तो वह आखिर किस आधार पर यह पैमाना कैलकुलेट होता है। तो किसी ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई, किसी ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई और उसके परास के बीच हमें रिलेशन निकालना है। ये कोई टावर हुआ, ये पृथ्वी का सतह है, ये हमारा पृथ्वी का सतह है जिसका ये केंद्र हुआ, ये O, इसकी त्रिज्या हो R, ये भी इसकी त्रिज्या ही होगा R, कि त्रिज्या हर जगह बराबर होता है। और यहाँ से भेजा गया सिग्नल यहाँ पर टच किया तो यही इसका परास हुआ, यही तक इसका परास हुआ, यही परास है। समझने की कोशिश करिएगा। पृथ्वी के सतह ये दर्शाया हुआ है, पृथ्वी के सतह पर कोई एक इंच ऊंचाई का टावर लगा हुआ है T। पृथ्वी की सतह पर इंच ऊंचाई का कोई टावर लगा है T, इसके द्वारा भेजा गया सिग्नल पृथ्वी के सतह पर टच कर रहा है बिंदु P पर, तो यही इसका परास हुआ। इसी का मान हमें कैलकुलेट करना है। यह त्रिज्या R है, यह भी त्रिज्या R होगा। अब आप समझने की कोशिश करें, शायद आप जानते होंगे स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि OT स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OT स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OT का वैल्यू हम लिख सकते हैं OS प्लस ST का होल स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OS स्क्वायर प्लस OS प्लस ST का होल स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OS का मान R है तो R, ST का मान H है तो H, तो R प्लस H का होल स्क्वायर। PT का मान निकालना है, परास निकालना है, और OP का मान R का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH बराबर PT स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा तो PT स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस 2RH, H स्क्वायर प्लस 2RH, H स्क्वायर प्लस 2RH। बहादुर, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। H स्क्वायर का मान 2RH की तुलना में बहुत अधिक छोटा होता है, क्योंकि H क्या है तो टावर की हाइट। तो टावर की हाइट बहादुर पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होगी ना। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 64 लाख मीटर, और उसमें भी H से गुना करना है, और उसमें भी 2 से गुना करना है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या होगी। मान लीजिए कोई 50 मीटर हाइट का कोई टावर है, 50 मीटर टावर हाइट होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए 50 मीटर हाइट का कोई टावर है तो H स्क्वायर हो जाएगा 2500, H स्क्वायर हो जाएगा 2500। लेकिन 2RH कितना हो जाएगा?
तो 50 दूनी 100, 64 लाख, माने 64 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 64 करोड़ मीटर हो जाएगा। अब आप बताइए 64 करोड़ 250 से कितना ज़्यादा है? 64 करोड़ 2500 से, 250 से नहीं, 2500 से कितना ज़्यादा है? कुल मिलाकर के एच स्क्वायर 2RH की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसको हम 0 मान सकते हैं। तो PT स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2RH, PT बराबर हो जाएगा √2RH, PT बराबर √2RH। यही हुआ परास और हाइट के बीच रिलेशन, परास और हाइट के बीच रिलेशन। PT बराबर √2RH, परास बराबर √2RH। अब आप समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअल परास तो यही है, एक्चुअल परास यही है बहादुर, यही सब परास है इसका। लेकिन क्या आदमी जो रहेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, यहाँ पर कोई घर बनाएगा? कोई इधर नहीं ना रहेगा, जो रहेगा ये ज़मीने पर रहेगा। तो भले ही ये इतना एरिया कवर किया हो, लेकिन यूज में आने वाला यही एरिया है, यूज में आने वाला यही एरिया है बहादुर, इतना ही जगह है। इसीलिए परास PS ही होगा। भले ही परास PT है, लेकिन ये इतना नहीं होगा, PS ही होगा। तो PS बराबर यानी परास बराबर √2RH। परास का सूत्र हुआ √2RH, परास का सूत्र हुआ √2RH। इस तरह पृथ्वी की त्रिज्या और हाइट के बीच, टावर की हाइट और परास के बीच रिलेशन निकला। जितना ज़्यादा हाइट होगा परास उतना ही ज़्यादा होगा, जितना हाइट ज़्यादा होगा परास उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम में पूछता भी है, परास अधिक होने के लिए एंटीना की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, परास अधिक होने के लिए एंटीना की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, अधिक परास होने के लिए ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार आज का क्लास जो है हमारा इतना ही रहेगा, समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।